हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 20 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, The United States scientists have developed a new rapid COVID-19 test to measure mitochondrial DNA in the blood sample of COVID-19 patients. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स का कुछ साइंटिस्ट ने ए न्यू रैपिड कोविड-19 टेस्ट इन्वेंट किया है टू मेजर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इन द ब्लड सैंपल ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। मतलब कोविड-19 पेशेंट्स के ब्लड सैंपल में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डिफिशिएंसी होता है, ये मेजर करता है ये न्यू कोविड-19 टेस्ट जो है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। हम लोग सब बायोलॉजी में पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो इधर लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इन फूड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया यही करता है, जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें जो केमिकल एनर्जी है उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये बेसिक एलिमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व इंपल्स प्रोपगेशन के लिए। तो बेसिकली हमारे सेल्स को जिंदा रहना है तो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लोकेटेड है दोस्तों। ठीक है, इतना समझिए। अब और कुछ इंफॉर्मेशन है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। मदर से, मां से बच्चों को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज आल्सो फाउंड इन आल्गे एंड फंगी। ठीक है, तो ह्यूमंस में नहीं है, आल्गेज में, फंगीज में दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग ये है, mitochondrial DNA is a unique type of genetic material that normally resides inside the energy factories of the cell. तो बेसिकली पावर हाउस है, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। हाउएवर कोविड-19 पेशेंट्स में होता क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना, बॉडी सेल से ब्लड स्ट्रीम में निकल जाता है, स्पिल आउट हो जाता है। मतलब कोविड-19 पेशेंट्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल्स के अंदर दिखाई नहीं देता है, वो ब्लड में स्पिल आउट हो जाता है। ठीक है, ब्लड के अंदर स्पिल हो जाता है। दिस लीड्स टू सेल डेथ। मतलब देखो, सेल के अंदर से जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बाहर निकलता है ना, तो वो सेल मर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर फिर उसको एनर्जी के लिए कुछ नहीं रहेगा, ऐसे सेल्स मर जाता है। इवेंचुअली द कोविड-19 पेशेंट्स गो इनटू हाइपर इन्फ्लेमेटरी डेथ। ठीक है, फिर कोविड-19 पेशेंट्स इसलिए मरता है क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया में से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है बाहर निकलता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, तो जितने भी सेल्स है वो मर जाता है जब ये निकलने के बाद। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, स्पिल आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द मेन रीजन फॉर टिश्यू डैमेज एंड इवेंचुअल ऑर्गन फेलियर। देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बाहर निकलते हैं ना जो सेल से, यही सबसे बड़ा वजह है टिश्यू डैमेज के लिए, ऑर्गन फेलियर्स के लिए, स्पेशली लंग्स, किडनी, हार्ट इन कोविड-19 पेशेंट्स। तो कोविड-19 पेशेंट्स मरते कैसे हैं, इस तरह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल के अंदर से स्पिल आउट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसके बाद जो सेल्स मर जाते हैं, वो सेल्स कहाँ कहाँ का सेल्स है, लंग्स का, किडनी का, हार्ट का। इस तरह कोविड-19 पेशेंट्स का डेथ हो जाता है। ठीक है, ऐसे एक रिपोर्ट आया हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इन कोविड-19 पेशेंट्स द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्पिल्स आउट ऑफ द बॉडी सेल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम व्हिच लीड्स टू सेल डेथ। बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ओनली फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। ये गलत है दोस्तों, मैंने अभी भी आपको बोला आल्गेस, फंगे, ठीक है, ये सब में दिखाई देता है। नेर्कोसिस, देखो नेर्कोसिस इज ए फॉर्म ऑफ सेल इंजुरी विच रिजल्ट्स इन प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स इन लिविंग टिश्यू। दोस्तों ये जो टर्म है ना, ये ध्यान रखिए। नेक्रोसिस मतलब होता क्या है, सेल इंजुरी है, जो सेल्स का प्रीमेच्योर डेथ होता है ना, इसी कंडीशन को नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये भी सही है बेसिकली। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा स्पीकर अनाउंस दैट क्वेश्चन आवर टू रिज्यूम ड्यूरिंग बजट सेशन फ्रॉम जनवरी 29। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 इधर गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखो दोस्तों, वैसे क्वेश्चन नंबर के बारे में हर्षित सर ने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया है,
बेसिक इन्फॉर्मेशन में बता देता हूं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आवर जो है ना, फर्स्ट आवर ऑफ ए सीटिंग सेशन है लोकसभा का। सबसे पहला क्वेश्चन आवर होता है, ध्यान दीजिएगा। 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट, नॉन स्टार्ट, शॉर्ट नोटिस एंड क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। अब देखो, स्टार्ट क्वेश्चन मतलब क्या है, आर दोस विच एन ओरल आंसर इज एक्सपेक्टेड। मतलब कोई मेंबर अगर स्टार्ट क्वेश्चन पूछा तो मिनिस्टर ओरली आंसर देता है, अपनी मुंह से आंसर देता है। स्टार्ट क्वेश्चंस का खासियत यह है, अगर आंसर मिल गया इसके बाद जो मेंबर है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, अगर क्लियर समझ में नहीं आया, क्लियरली उनको आंसर नहीं मिला तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। यह है स्टार्ट क्वेश्चंस। ये ग्रीन कलर में रहता है ये जो क्वेश्चंस है, एंड आर मार्क्ड विद एस्टेरिस्क साइन। ठीक है, जो स्टार साइन है ना, स्टार साइन नहीं एक्चुअली, इस तरह की साइन को एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं। ये स्टार्ट क्वेश्चंस में रहता है, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर क्वेश्चंस, मतलब पता चलने के लिए ये स्टार्ट क्वेश्चन है। नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस क्या है? नॉन स्टार्ट क्वेश्चन मतलब फ्रॉम विच ए रिटर्न रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड। देखो, नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस वो होता है जिसमें मिनिस्टर्स रिटर्न रिप्लाई देते हैं। ऐसा नहीं जल्दी मिल जाएगा, इसके लिए एक नोटिस पीरियड है। देखो, एक्चुअली आफ्टर द रिप्लाई हैज बीन प्रोवाइडेड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इसका खासियत यह है दोस्तों, नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस अगर पूछा जिसमें आपको रिटर्न रिप्लाई मिलेगा, इसके बाद आप और कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ठीक है, और नोटिस पीरियड की बात किया ना मैंने दोस्तों, नोटिस पीरियड एक्चुअली 10 से 21 दिन होता है, पर 2009 से आई थिंक 2009 से ये 15 दिन कर दिया था। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, मेरे हिसाब से 15 दिन है आज का शॉर्ट जो नोटिस पीरियड है। दिस क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन व्हाइट कलर एंड नॉट मोर देन 230 क्वेश्चंस कैन बी लिस्टेड फॉर अ डे इन लोकसभा। देखो, एक दिन के लिए टोटल 230 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं अलाउ करेगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस क्या है? Are those which are asked on matters of urgent public importance and thus can be asked on a short notice, that is less than 10 days। 10 दिन के अंदर, ठीक है, नोटिस देके आप शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है जिस बातों में, ऐसे क्वेश्चंस आप 10 दिन के नोटिस में पूछ सकते हो। चौथा क्या है? क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स कौन होता है? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर्स नहीं है, इनको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। देखो, दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्राइवेट मेंबर बिल। अगर कोई प्राइवेट मेंबर कोई बिल लेके आया, उससे रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमिटीज में मेंबर रहता है, उसके रिलेटेड हो सकता है। कोई प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चंस जो प्राइवेट मेंबर्स बोलते हैं। तो ये है दोस्तों 4 टाइप का क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आवर में पूछता है। अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखो, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ द सिटिंग सेशन ऑफ इंडियाज लोकसभा डिवोटेड टू क्वेश्चंस दैट एमपी रेज्ड अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आवर होता है। सेकंड क्या है? नोटिस फॉर ए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कुछ भी बात है वो 10 दिन के नोटिस देके 10 दिन के अंदर आप पूछ सकते हो। should be addressed to the speaker or chairman in the prescribed form available in the parliamentary notice office। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एड्रेस करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस को। ठीक है, एक ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है बेसिकली। आप लोगों ने अगर टीवी में वगैरह पार्लियामेंट्री सेशन देखा है तो आप देखे होंगे स्पीकर के नीचे एक ऑफिसर बैठते हैं, एक सिविलियन ऑफिसर, वो सेक्रेटरी जनरल है। एक्चुअली शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस जो रहते हैं ना दोस्तों, वो इनको एड्रेस करना चाहिए, जो लेटर फॉर्मेट में, और एक प्रिस्क्राइब फॉर्म मिलता है पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द 2 हाउसेस हु फाइनली डिसाइड वेदर ए क्वेश्चन रेज्ड बाय एन एमपी विल बी एडमिटेड फॉर आंसरिंग बाय द गवर्नमेंट। देखो, स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है, जो क्वेश्चंस रेज करता है ना, वो एडमिट करना है नहीं एडमिट करना है, ये पावर स्पीकर के पास है। तो ये हो गया हमारा आंसर 1 और 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 जो है गलत है, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली पाकिस्तान हैज इशूड स्पेशल परमिट्स टू दुबई रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम द क्राउन प्रिंस टू हंट हुबारा बस्टर्ड ड्यूरिंग द 2020-21 हंटिंग सीजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुबारा बस्टर्ड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। 11 members of the United Arab Emirates royal family arrived in Pakistan's Panjgur district in Balochistan on Saturday to hunt the internationally protected and highly vulnerable Hubara bustard under a license issued by Pakistan's foreign ministry। देखो दोस्तों, पाकिस्तान की हाल हमें पता है।
इतना भयंकर हाल है। इन्होंने एक वल्नरेबल स्पीशीज है दोस्तों, ये है हुबारा बस्टार्ड करके एक पक्षी है। इसको हंट करने के लिए ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, एक्चुअली दुबई वालों के पास बहुत पैसा है। अब दुबई के प्रिंस जो है और उनके रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स को एक एंटरटेनमेंट चाहिए, मतलब इनको मारना है, हंटिंग करना है, ठीक है। इसके लिए पाकिस्तान ने परमिशन दिया है और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 2013 में आई थिंक ये मना किया था, इस तरह आप नहीं कर सकते, एक ब्रूटल एंटरटेनमेंट है ये। पर अभी इमरान खान जो है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने अलाउ किया, बोलता है हमारा कोर्डियल रिलेशंस बढ़ाने के लिए, दुबई के साथ, यूएई के साथ हमारे रिलेशंस अच्छा करने के लिए इस तरह ये बेचारों को मारना कोई पाप नहीं है बोल के अलाउ कर दिया। पैसों की खेल है दोस्तों। अब देखो हुबारा बस्टार्ड को मार भी रहा है। वैसे बोला जा रहा है कि एक दिन में कुछ 100 से ज्यादा मारना नहीं, या पूरे हंटिंग सीजन में पूरे 100 से ज्यादा नहीं मारना है। पर ये लोग, पाकिस्तान है और पैसे की खेल है, और ये लोग आके बहुत बस्टार्ड्स को मारते हैं, ठीक है। ऐसा है जो हो रहा है। हुबारा बस्टार्ड इज अ लास्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड फाउंड इन पार्ट्स ऑफ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट मतलब जो गल्फ कंट्रीज है, एंड अफ्रीका, ये तीनों एरियाज में ये जो हुबारा बस्टार्ड दिखाई देता है। नॉर्थ अफ्रीकन हुबारा एंड द एशियन हुबारा आर सेपरेट स्पीशीज। देखो दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका में जो हुबारा दिखता है और हमारे एशिया में जो हुबारा दिखता है वो दोनों अलग है। पर एशियन हुबारा इज रिलेटेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड नेटिव टू इंडिया। ये है दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ठीक है, ये है हुबारा। ये तो मैंने बता दिया आपको, इसी की हंटिंग की बात चल रही है। अब इंडियन बस्टार्ड से एशियन हुबारा रिलेट करता है। Similar expeditions took place across the border in Rajasthan when Arab royalty ruthlessly hunted the great Indian bustard until the practice was banned in 1972. देखो दोस्तों, इंडिया में भी ये हो रहा था 1972 तक। हमारे ये जो ब्यूटीफुल क्रीचर है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, इसी को भी मारने के लिए आते थे अरब रूलर्स। 1972 तक राजस्थान में आते थे। इसके बाद वाइड स्प्रेड बैकलैश हुआ, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेनिस्ट, एनिमल लवर्स, बर्ड लवर्स आके बहुत प्रोटेस्ट किया, तब जाके ये बंद हुआ। तो इंडिया इस तरह की एक्टिविटीज अलाउ नहीं करता है। पर पाकिस्तान की बात तो अलग है, पाकिस्तान में ये अभी भी हो रहा है, रिसेंटली हुआ भी है, राइट। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है, देखो हुबारा बस्टार्ड इज ए लास्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड फाउंड इन पार्ट्स ऑफ एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, बिल्कुल सही है। एशियन हुबारा इज रिलेटेड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड नेटिव टू इंडिया, बिल्कुल सही है, मैंने अभी भी बताया। पर नॉर्थ अफ्रीकन हुबारा जो है वो एशियन हुबारा से कोई कनेक्शन नहीं है, वो सेपरेट स्पीशीज है। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउज सिमिलर एक्सपेडिशन बाय अरब रूलर्स फॉर हंटिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। 1972 तक तो हो रहा था ये, पर इसके बाद अभी तक इंडियन गवर्नमेंट इस तरह की ब्रूटल एक्टिविटीज अलाउ नहीं करते हैं, कितना भी पैसे लेके आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटका विल सून गेट इट्स फर्स्ट इंडियन ग्रे वूल्फ सैंक्चुरी इन कोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कल्याणा, कर्नाटका रीजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली न्यूज़ आया था कर्नाटका में एक इंडियन ग्रे वुल्फ सैंक्चुरी आने वाला है, वो भी कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कल्याणा, कर्नाटका रीजन। अब देखो दोस्तों स्टेटमेंट क्या लिखा है, तीनों सही है। मेलकोटे रीजन इन कर्नाटका इज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वुल्फ्स इन द कंट्री। तो वुल्फ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला प्रोटेक्टेड एरिया बना था मेलकोटे रीजन इन कर्नाटका में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेलकोटे रीजन इन कर्नाटका। सेकंड क्या है, इंडियन वुल्फ ट्रैवल्स इन स्मॉलर पैक्स एंड इज लेस वोकल देन अदर वेरिएंट्स ऑफ ग्रे वुल्फ एंड हैज अ रेपुटेशन ऑफ फॉर बीइंग कनिंग। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन वुल्फ जो है बाकी अदर कंट्री के जो वुल्फ पैक है ना, जो ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को वुल्फ पैक बोलते हैं, ठीक है, इसका एक रेपुटेशन है इंडियन वुल्फ का, ये बहुत कनिंग है, इंडियंस की तरह ये बहुत ही कनिंग है, राइट। स्टेटमेंट 3 ये कह रहा है, इंडियन वुल्फ इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें शेड्यूल 1, 2, 3 करके है, तो उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज वाले कैटेगरी में है इंडियन वुल्फ जो है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। एक बार न्यूज़ जो आया था वो देख लेते हैं और इंडियन वुल्फ के बारे में कुछ देखते हैं। इफ ऑल गोज वेल, कर्नाटका विल सून गेट इट्स फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सैंक्चुरी इन कोप्पाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कल्याणा, कर्नाटका रीजन। Karnataka Wildlife Board, which is led by Chief Minister Yediyurappa, is expected to approve the proposal to set up the sanctuary। तो होने वाला अभी हुआ नहीं है, प्रपोजल आया हुआ है। कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, बीजेपी का है, BS येडियुरप्पा।
822.03 acres of forest area located in the drylands of Bankapur village in Koppal district is expected to be named as Bankapur Wolf Sanctuary। तो इसका नाम जो है बंकापुर वुल्फ सैंक्चुरी होगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंकापुर वुल्फ सैंक्चुरी कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, बता दीजिएगा। कर्नाटका में है। मेलकोटे रीजन जो है फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया था वुल्फ्स के लिए। अब देखो इंडियन वुल्फ के बारे में, इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, ये मैंने बता दिया आपको। It is also in Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora। यह है साइट्स, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके हिसाब से अपेंडिक्स 1 में है हमारा इंडियन वुल्फ जो है, इसकी साइंटिफिक नेम है कैनिस लुपुस पलिपस। देखो दोस्तों, अपेंडिक्स 1 मतलब वही है हमारा जो एंडेंजर्ड लिखा है ना, उसी तरह इसी में भी अपेंडिक्स 1, 2, 3 करके है, उसकी जो स्टेटस के हिसाब से एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटेंड, नियरली थ्रेटेंड, इस तरह होता है। इंडियन वुल्फ ट्रैवल्स इन स्मॉलर पैक्स एंड इज लेस वोकल। लेस वोकल का मतलब होता है ज़्यादा चिल्लाते नहीं है। एंड अदर वेरिएंट्स ऑफ द ग्रे वुल्फ हैज़ ए रेपुटेशन फॉर बीइंग कनिंग। ये मैंने बता दिया, इंडियन वुल्फ जो है ज़्यादा कनिंग होता है। तो हमें हमारा आंसर तो मिल गया, आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 ओनली सही है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों वैसे ये जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स है ये रिलीज करेगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सेकेंड एडिशन होगा, 2019 में सबसे पहली बार आया था। इंडेक्स रैंक स्टेट्स ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन हाउ दे सपोर्ट इनोवेशन। इनोवेशन को कैसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेसेज अडॉप्ट करते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके हिसाब से नीति आयोग रैंक करते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को। देखो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स वाज डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है जो पूरे कंट्रीज को मेजर करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। इट अटेम्प्ट्स टू क्रिएट एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ द इनोवेशन एनवायरनमेंट। बेसिकली इनोवेशन के लिए कितना सपोर्ट कर रहा है पर्टिकुलर गवर्नमेंट। अब इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो 2019 में पहली बार आया था उसमें क्या था, सबसे पहले कर्नाटका था, एमएज एज द टॉपर इन ओवरऑल रैंकिंग्स। ठीक है, महाराष्ट्र परफॉर्म्ड इन बेस्ट डायमेंशन ऑफ एनेबलेस, सिक्किम टॉप द रैंकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैटेगरी। मतलब एक एक कैटेगरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जनरल स्टेट्स, इस तरह। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहला सिक्किम आया था, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट में पहले आया था, बाकी सारे स्टेट्स के बीच में सबसे पहला आया था कर्नाटका। तो टॉप पोजीशन कर्नाटका को था। तो अब हमारे क्वेश्चन पर आता है, इंडेक्स रैंक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ कंट्री बेस्ड हाउ दे सपोर्ट इनोवेशन। बिल्कुल सही है, बेसिक डेफिनेशन है इसका। दिस इज द फर्स्ट टाइम, गलत है दोस्तों क्योंकि 2019 में पहली बार आया था, ये 20 में सेकंड बार है। इट इज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2 बार मिनिस्ट्री लिख दिया, सॉरी इसके लिए। तो एक्चुअली इसका आंसर है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग रिलीज करते हैं, मिनिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 1 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आंसर इज दलाई लामा। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बनाने का अनुमति दिया था हिमाचल प्रदेश में मक्लियोडगंज में। जवाहरलाल नेहरू तब देश के प्रधानमंत्री थे। आज का क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बाय नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स इन इंडिया आफ्टर हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर वाइंड अप कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करते हो उतना वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। तो इस लेक्चर का भी PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।